ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट नया सीखने वाले हैं, वो है सेंटर ऑफ मास। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो न्यूटनियन फिजिक्स पढ़े थे वो बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट हमेशा एक पॉइंट मास के लिए रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो पॉइंट मास के अलावा और किसी के लिए भी एप्लीकेबल तो है नहीं। राइट नाउ हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पूरा चीज जो है हम पॉइंट मास के लिए ही पढ़े हैं, पॉइंट मास के लिए ही उसका एप्लीकेशंस देखे हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक रिंग है, अब उस रिंग पे मैं एक फोर्स को अप्लाई किया F, रिंग का मास है m, तो अगर मैं अब लगाता हूं F इक्वल्स टू ma, तो ये एक्सीलरेशन किस पॉइंट का होने वाला है? अगर हमें कोई इसका जवाब पूछे तो राइट नाउ हमें इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल, रिंग के लिए तो F इक्वल्स टू ma में लगा ही नहीं सकता हूं क्योंकि रिंग एक एक्सटेंडेड बॉडी है, राइट? सो ऐसे केसेस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीटली फेल हो जाता है, जो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अभी जो हमने मैकेनिक्स किए हैं वो पूरा का पूरा जो बेस है उसका दो ही है, एक तो उसका काइनेमैटिक्स और दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बाकी सब कुछ जो है वो उसके कॉरोलरी है, उन्हीं से हम लोगों ने डिराइव किए हैं। तो अगर न्यूटन्स लॉ पूरा का पूरा हमें हटा देना पड़े गेम से, तो हमारे लिए सिचुएशन काफी प्रॉब्लमैटिक रहता है, ठीक है? सो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने वाया ट्रायल एंड एरर, समझ सकते हो, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाया, और वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। ये वो पॉइंट है जहां पर पूरा सिस्टम के मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, एंड वी कैन ट्रीट दैट मास नाउ एज अ पॉइंट मास। अच्छा, लोगों ने, मैं जैसे डिफाइन करने वाला हूं सेंटर ऑफ मास, लोगों ने वैसे ही क्यों डिफाइन किया? इसका जवाब राइट नाउ नहीं मिलेगी। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस सवाल का जवाब भी हमें मिलता रहेगा। लेकिन राइट नाउ तो हमें ये मान लेना पड़ेगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो एक प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन राइट नाउ हमारे पास है ही नहीं, आगे बढ़ने वाला है। बट अभी के लिए तो हमें मान लेना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। राइट नाउ इट्स अ टॉपिक ऑफ मैथ्स रादर देन फिजिक्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम इस टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक टर्म जिसको हम बोलेंगे क्या? मोमेंट ऑफ मास। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक टर्म जिसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास, राइट? व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास? इट्स अ वेक्टोरियल क्वांटिटी। मान लो जो पॉइंट P है वो मेरा एक्सिस है, यानी वो मेरा ओरिजिन है, और यहां पर एक पॉइंट मास है एट अ डिस्टेंस ऑफ m, पॉइंट मास ऑफ मास m, और डिस्टेंस जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर से मैं दिखा रहा हूं, दैट इज r वेक्टर, ठीक है? सो मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास is simply equals to m into r vector। ये है हमारा मास का मोमेंट्स, ठीक है? समझ में आया? सो ये डेफिनेशन के साथ वी मूव ऑन टू द टू बॉडी सिस्टम। वी मूव ऑन टू द टू बॉडी सिस्टम। अच्छा, राइट नाउ
हमारा जो एक्सिस है और जो दोनों मास है उन दोनों को मैं कोलिनियर मान लेता हूं, ठीक है। यानी ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर है बॉडी m1, यहां पर है बॉडी m2। ये वाले एक्सिस से m1 जो है वो हमारा x1 दूरी पे है। अच्छा, ऑब्वियसली 1D के लिए हमें वेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्शन जानते ही हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड्स को लेकर ट्रीट करेंगे। ओके, ये है x1 दूरी पे और m2 जो है वो हमारा x2 दूरी पे है। तो ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में m1 का मोमेंट कितना होगा, m1 x1, और m2 का मोमेंट क्या होगा, m2 x2। सो टोटल मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम, द टोटल मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम कितना आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2, और टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना आएगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना आएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास xcm is defined as the total moment of the masses by the total mass। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। It is the total moment of the system, यानी टोटल मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल मास, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। अच्छा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ जाने के बाद, ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं ना, ध्यान दो। ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, और इन दोनों के बीच में कहीं यहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच में हमारा एक सेंटर ऑफ मास है। नाउ m1 का जो दूरी है दैट इज x1, m2 का जो दूरी है दैट इज x2, और सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा वो दे रखा है xcm। नाउ हम अपना एक्सिस को इस पॉइंट से बदल के एक काम करते हैं, क्यों ना अपना एक्सिस को सेंटर ऑफ मास पे लेकर आ जाते हैं। दिस इज माय न्यू एक्सिस, राइट। अच्छा दोस्तों, ये अगर हमारा x1 है तो इसको मैं नाम दे देता हूं x1 डैश, और इसको मैं नाम दे देता हूं x2 डैश। अब ध्यान देना, एक इसका लेफ्ट पे है, एक इसके राइट पे है, तो जब मुझे दिमाग पे रखना है, मैं भले ही स्केलर की तरह लिख रहा हूं, है तो एक्चुअल में वो वेक्टर, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव वेक्टर मानूंगा तो इसको मुझे डेफिनेटली नेगेटिव वेक्टर मानना पड़ेगा। सो मोमेंट ऑफ मास about न्यू एक्सिस क्या आने वाला है। अगर मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मानता हूं, सो दोस्तों दैट विल बी m2 x2 डैश माइनस m1 x1 डैश। ये मेरा नया एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ मास होगा। मैं राइट साइड को पॉजिटिव माना हूं तो ऑटोमेटिकली m1 का जो मोमेंट होगा दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, राइट। सो
अच्छा, x2 डैश का वैल्यू क्या है? x2 डैश का वैल्यू क्या है? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू x2 माइनस xcm, और x1 डैश का मैग्नीट्यूड क्या है? इट विल बी xcm माइनस x1, सो माइनस m1 xcm minus x1, so that will be equals to m1 x1 plus m2 x2 minus m1 plus m2 into xcm. Now ये है हमारा xcm, तो m1 plus m2 into xcm क्या आ जाएगा मेरे पास? m1 x1 plus m2 x2. ये भी क्या है? m1 x1 plus m2 x2. These two are gone, so this is equals to 0. तो यहां से हम सेंटर ऑफ मास का एक नया इंटरप्रिटेशन लेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास. अबाउट सेंटर ऑफ मास, द टोटल मोमेंट ऑफ masses is equals to 0. तो सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट मास का मोमेंट हमारा 0 होता है. ये हमारा सेंटर ऑफ मास का राइट नाउ फिजिकल इंटरप्रिटेशन है. लोगों ने ये क्यों डिफाइन किया? उनको सपना आया. ठीक है, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. अगर दो मास का सिस्टम है तो दो मास का सिस्टम का जो हमारा टोटल मोमेंट होगा, that total moment will be m1 x1 plus m2 x2. Now that divided by the total mass will give me the location of center of mass. ठीक है? So now after this point we move on to locating center of mass for a system having multiple masses. अगर मान लो दो से ज्यादा मास हो तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? राइट नाउ हम 1D पे हैं, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे 2D 3D सब में. राइट नाउ पूरा गेम जो है वो 1D तक ही हमारा सीमित है. ठीक है, सो दोस्तों ध्यान देना. मान लो ये हमारा एक्सिस है और यहां पर 3 मास है, m1 m2 m3. अब हम 2 से बदले 3 पे आ गए हैं. सो ये है मेरा x1, ये है मेरा x2 और ये जो है वो है मेरा x3. तो सवाल ये है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 बॉडी सिस्टम. तो 3 बॉडी का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास को हमें लोकेट करना है. तो वो हम किस तरीके से लोकेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं. दोस्तों हमारे हाथ में राइट नाउ जो हथियार है वो केवल और केवल 2 मास के लिए ही है. हम 3 मास के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं राइट नाउ. सुनाओ, अगर मैं m1 और m2 को मिला के एक का सिस्टम मान लूं तो ये वाला सिस्टम जो हमारा इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट होगा फॉर द सेम एक्सिस m1 प्लस m2 दोनों मास को कंबाइन करता हुआ मैं एक सिंगल मास दे सकता हूं. और ये वाला जो है वो हमारा x' दूरी पे है और जो हमारा तीसरा मास है m3 वो मेरे से x3 दूरी पे है. यहां पर x' का वैल्यू क्या है?
m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. x dash cm is equals to m1x1 plus m2x2 divided by m1 plus m2. दो मास के लिए मैं ये लिख सकता हूं. नाउ यहां पर मेरा दोनों मास अब कंसेंट्रेट हो चुका है, तो ये दोनों मास को अगर मैं एक सिंगल मास की तरह ट्रीट करूं और उसके साथ दूसरा मास जो है वो है हमारा m3, तो हम वापस 2 पॉइंट सिस्टम पे आ चुके हैं. तो जो फाइनल HCM होगा, जो हमारा फाइनल HCM होगा, कैन आई राइट इट एज m1 प्लस m2 इंटू x डैश CM प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. XCM is equals to m1 plus m2 into x dash CM plus m3x3 divided by m1 plus m2, the mass of the new point mass, plus m3. And अगर मैं m1 plus m2 into x dash CM करता हूं तो simply मेरे पास क्या आ जाएगा, m1x1 plus m2x2. So XCM का जो नया वैल्यू आ गया मेरे पास, that will be simply equals to m1x1 plus m2x2 plus m3x3 divided by m1 plus m2 plus m3. ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है. तो ये अगर हमारे पास 3 मास है तो 3 मास के लिए भी हम लोगों ने ये चीज निकाल दिए हैं. एंड ऑब्वियसली इसी लॉजिक से आगे बढ़ते हुए अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हो, यानी मान लो हमारे पास है m1 x1 दूरी पे है, m2 जो है वो हमारा x2 दूरी पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. mn जो है nth मास वो हमारा xn दूरी पे है. ठीक है, तो XCM जो आएगा that will be equals to m1x1 plus m2x2 plus m3x3 dot dot dot. चलो इसको पोस्ट देता हूं, dot 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 mnxn divided by the total mass m1 plus m2 up to mn. ये है मेरा XCM यानी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन. ये है मेरा XCM यानी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन. यानी XCM में सिंपली क्या लिख सकता हूं, XCM is equals to summation mi xi, I goes from 1 to n divided by summation mi, I goes from 1 to n. So this is the location of center of mass for n particles. It is nothing but the total moment. It is nothing but the total moment, right? Divided by the total mass. Okay? Hope this is understood, this point. ठीक है, ओके. तो इन जनरल अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए मल्टीपल पॉइंट मास के लिए अगर मैं करता हूं, दैट विल गिव मी द फॉर्मूला. एंड नाउ इसको अगर मैं 3D में एक्सटेंड करता हूं, ये x है, ये y है, ये z है, तो पॉइंट m1 जो है वो मेरा x1 y1 z1 पे है. एंड इस तरीके से चलते हुए जो मेरा mn है वो मेरा xn yn zn पे है. तो XCM ये आएगा. सिमिलरली YCM क्या आएगा मेरे पास,
मेरे पास YCM क्या आएगा, समेशन MI YI, I goes from 1 to N divided by summation MI, I goes from 1 to N. ये मेरे पास आएगा किसके लिए, दिस इज फॉर Y एक्सिस. एंड सिमिलरली जो ZCM आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, that will be summation MI ZI, I goes from 1 to N divided by summation MI. तो जैसे हम लोगों ने XCM डिफाइन किए थे वैसे ही हमारा YCM और ZCM भी डिफाइन हो जाएगा. तो नेट सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आएगा that will be XCM, YCM, ZCM, और वहां पर मैं M1 plus M2 डॉट अप टू Mn टोटल मास को कंसेंट्रेट करते हुए एक सिंगल मास सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकता हूं. ओके, दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन 3D. एंड इफ आई वांट टू राइट इट वेक्टोरियली, तो ये अगर मेरा ओरिजिन है X, Y और Z जहां पे मिल रहा है, अगर मैं वेक्टोरियली लिखना चाहता हूं, सो पॉइंट M1 अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं R1 वेक्टर, M2 का ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेता हूं R2 वेक्टर, और वैसे करते हुए Mn को अगर मैं लिख लेता हूं Rn वेक्टर. सो टोटल मोमेंट क्या आएगा, मास का टोटल मोमेंट क्या आएगा, सोचो, ये सारे वेक्टोरियल टर्म्स में लिखा हुआ है. M1 का मोमेंट कितना आएगा, M1 R1 वेक्टर, राइट. M2 का टोटल मोमेंट क्या आएगा, M2 R2 वेक्टर, और M3 का क्या आएगा, Mn Rn वेक्टर बाय ये टोटल मास है, टोटल मास मोमेंट है, और टोटल मास क्या आएगा, M1 प्लस M2 डॉट अप टू Mn. तो इसको मैं लिख देता हूं समेशन Mi Ri वेक्टर, I goes from 1 to N. So the position vector of center of mass will be at, that will be defined as RCM vector. इसको अगर मैं RCM वेक्टर लिखता हूं, that will be simply summation Mi Ri vector, R goes from 1 to N by summation Mi, I goes from 1 to N. ये मेरा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है इन द वेक्टोरियल टर्म्स. So that's the basic definition regarding the center of mass. अगर मेरे पास मल्टीपल मासेस है तो उन सारे मासेस को मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कंसेंट्रेट कर सकता हूं जिसका लोकेशन मुझे इस फॉर्मूले से मिल रखी है. ओके